वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे घोषत्व के आधार पे। इसके पहले मैं वर्ड विचार पूरा समझा दी हूँ, फर्स्ट पार्ट में जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो देखते हैं घोष और अघोष के बारे में क्या है। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर तो देखेंगे घोषत्व व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होती है। ठीक है, देखिए पहला मतलब क, दूसरा मतलब ख। ठीक है, फिर देखेंगे घोष व्यंजन के आधार पे। तो घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होती है। जैसे में तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब ग, घ, अंग क्या है, घोष ध्वनि होती है। अब देखेंगे प्राण। प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण ध्वनि होती है। तीसरा मतलब जैसे पहला क, तीसरा मतलब ग और पांचवा मतलब अंग। ठीक है, तो क्या है, ये अल्प प्राण वर्ग है। फिर महाप्राण में देखेंगे, महाप्राण में क्या है, महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होती है। जैसे दूसरा और चौथा मान लेते हैं ख और ये घ, ख और घ, तो क्या हुए, ये महाप्राण हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। तो क्या बोलते हैं, तो स्वर बोलते हैं। क्या होता है, स्वर। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त स्वर कौन कौन हैं? ए, ओ, औ या उपयुक्त सभी। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ओ, औ या सभी। तो क्या होंगे गाइस, ये सभी होंगे। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो ये तो बहुत छोटी बात है कि सभी लोग जान रहे हैं। इसके पहले मैं पढ़ाई हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो वर्ड है। ठीक है, आयुर्वाह को कहा जाता है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या हलंत। क्या कहते हैं, तो विसर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर अघोष ध्वनि किन्हें कहा जाता है? अघोष ध्वनि वर्ग की पहली ध्वनि, वर्ग की दूसरी ध्वनि, वर्ग की तीसरी ध्वनि या ए, सी दोनों। तो क्या सही होगा, अघोष। अघोष इसकी पहले मैंने पढ़ा रखी थी ना, इधर देखिए, ये अघोष पहला और दूसरा व्यंजन अघोष ध्वनि होता है, पहला और दूसरा। तो यहाँ पे क्या है, पहला दूसरा यहाँ पे दिया है अघोष में, वर्ग की पहली ध्वनि और वर्ग की दूसरी ध्वनि। ठीक है, तो ए और वर्ग की तीसरी ध्वनि दिया है ना, अघोष के आधार पे पहला और दूसरा व्यंजन। तो यहाँ पे ए और बी दोनों होना चाहिए, पहली और दूसरी। तो ये तो है नहीं ऑप्शन में। तो इसमें तो कोई नहीं है। ये तो दोनों, अगर पहला और ऐसे दूसरा देखा जाए तो दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? वर्ग की पांचवी ध्वनि, वर्ग की दूसरी ध्वनि, वर्ग की चौथी ध्वनि या ए, सी दोनों। तो देख लेते हैं महाप्राण कहाँ है। महाप्राण इधर है ना। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण, दूसरा और चौथा। तो इसमें क्या, वर्ग का पांचवी ध्वनि, वर्ग का दूसरी, वर्ग का चौथी। तो दूसरा और चौथा मतलब कि ए और
ए और सी दोनों, तो इधर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। अंतस्थ, तो इसकी पहले वर्ड विचार में मैं पढ़ाई हूँ गाइस, जाकर एक बार आप देख लेना प्लीज़। मैं बोल रही हूँ ये, इसके लिए अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये सभी आते हैं, तो ये सभी उपयुक्त सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ओष्ठ, दंतोष्ठ, तालव्य या मूर्धन्य। ठीक है, तो इसका क्या होगा, व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होगा। ठीक है, अब देखेंगे छ, त्र, आज्ञा हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार के व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या लुंठित व्यंजन। छ, त्र, आज्ञा, तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। वर्ड विचार में आप लोग देखेंगे तो सब दिख जाएगा और सब समझ में भी आएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन अंग, ढ, स्र, तो इसको ए और बी दोनों, ये भी सब वर्णमाला का है। आप ज़रूर जाकर देख लेना गाइस, आप सबको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चाहिए तो इसके बाद उपसर्ग है, तो उपसर्ग पढ़ाऊँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस आप, आई होप गाइस आप सबको समझ में आई होगी। समझ में आए हो तो फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।